हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमने बात की थी वो अलैंगिक जनन की एक विधि देखी थी जिसका नाम था विखंडन। ठीक है, और आज जो हम बात करेंगे वो अपनी सेकंड विधि देखेंगे और उस विधि का नाम है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन, जिसको हम बडिंग के नाम से जानते। बडिंग क्या है मुकुलन? तो सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर उसके बात करेंगे। ठीक है, तो बडिंग मुकुलन, इस विधि में जीव से एक अतिवृद्धि निकलती है जिसे कलिका, मुकुल, जिसको हम बड बोलते हैं, कलिका या मुकुल कहते हैं, जो जनक कोशिका से पृथक होकर एक नए जीव में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, एग्जाम्पल ही इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ईस्ट, हाइड्रा और स्पंज। ठीक है, ये तीन इसके मोस्ट वन एग्जाम्पल्स हैं जिनमें मुकुलन विधि होती है। हालांकि मुकुलन विधि और भी अन्य जीवों में होती है, लेकिन हम यहाँ पर केवल इन्हीं तीन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। चलो भाई, सेकंड विधि जिसका नाम है मुकुलन, है ना। तो क्या है मुकुलन? आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई ऐसे ही लिखना है कि इस विधि में जो जीव होता है, जिसको हम जनक जीव बोलेंगे, ठीक है, हाँ, इस विधि में जीव से एक आउटग्रोथ यानी कि एक अतिवृद्धि या कोई मैं कहूँ एक एक्स्ट्रा संरचना निकलती है। ठीक है, देख सुनो, कोई भी जीव होता है, ठीक है, यदि किसी जीव के बॉडी से, अभी मैं आपके सामने आगे डायग्राम बनाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए, यदि किसी जीव के शरीर से कोई आउटग्रोथ स्ट्रक्चर निकले तो आप उस निकली हुई संरचना को क्या बोलेंगे? कलिका बोलेंगे या आप उसको मुकुल बोलेंगे। ठीक है, और वो जो कलिका होती है ना, कुछ समय पश्चात, मतलब कुछ दिनों या समय ना, कुछ समय पश्चात अपने जनक जीव को छोड़कर या उससे पृथक होकर एक नए जीव में विकसित हो जाती है और एक नया जीवन यापन करती है। ठीक है, तो भाई एक नया जीव ही तो बन गया। और हमने पढ़ा था कि यदि कोई भी जीव जब अपने समान संतति उत्पन्न करे तो हम उसे जनन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के युग्मक की आवश्यकता नहीं है, तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, चलिए अब मैं एग्जाम्पल्स पे चलता हूँ जो आपको बहुत मुख्य रूप से समझने हैं। ठीक है, चलिए, हमारी बुक में जो ये तीन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स है वो है ईस्ट। आप जानते हैं ईस्ट जो होता है वो फंजाई जगत का सदस्य है, एक प्रकार की कवक है जिसको हम ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही काम का ईस्ट होता है, औद्योगिक क्षेत्र में इसका हम यूज करते हैं ना। आगे चैप्टरों में आएगी इसकी बात, तब मैं आपको बढ़ाऊँगा, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे हम इसको। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम्स में आप देखिए, सुनिए, तीनों के मैं यहाँ पे डायग्राम बताऊंगा और फिर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें समझाऊंगा ना। सुनो, सबसे पहले ईस्ट। तो ईस्ट का एक नॉर्मल डायग्राम हम ऐसे मान लेते हैं, ये कोई ईस्ट है ना। इस ईस्ट के अंदर क्या होती है? एक फूड वैक्यूल
फूड वैक्यूल मान लो आप, एक वैक्यूल्स मान के चलो, रिक्तिका जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी रिक्तिका है और ये हम इसका केंद्रक मान लेते हैं, ठीक है भाई। ये केंद्रक है, ये एक ईस्ट है ना भाई। अब ये ईस्ट क्या करता है, इस ईस्ट में, इस ईस्ट का जो केंद्रक होता है, केंद्रक, ये केंद्रक अपने आप को डिवाइड करता है और इस प्रकार दो संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर निकलती है। यही स्ट्रक्चर मैं अलग यूज ले लेता हूं ताकि ये क्लियर दिखे आपको, ठीक है। देखिए ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है ना भाई, ये एक्स्ट्रा, देखो ध्यान सुनिए, ये कोई ईस्ट था, है ना। आप इसको एक जनक जीव मान सकते हैं। ये जनक जीव की स्ट्रक्चर है जिसको आप ईस्ट बोल के चल रहे हैं। इस जनक जीव से एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकली हुई है कि नहीं निकली हुई बताओ, और वो बिल्कुल इसके बॉडी से बाहर है ना, बॉडी से बाहर ही तो निकली हुई है, तो मैं इसको अतिवृद्धि कह सकता हूँ ना। इस संरचना को बोलूँगा अतिवृद्धि। और मैंने क्या कहा था कि यदि कोई जीव से कोई अतिवृद्धि निकले, है ना, एक अतिवृद्धि निकले जिसे हम क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका नाम क्या है भैया, कलिका। यही है वर्ड, जिसको आप मुकुल कह दो, कलिका कह दो, या इंग्लिश में बड कह दो, ठीक है। यही आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होती है जो ईस्ट से बाहर निकली हुई है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार देखो हम किसी भी हेडिंग की कई डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने नोट्सों में इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखाई है कि इस विधि में जीव से एक अतिवृद्धि के कारण एक कलिका निकलती है, ऐसे लिखा है। लेकिन यहाँ मैंने उस लाइन को ऐसे चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके नोट्सों में जैसा लिखा हुआ है, जैसा मैंने लिखाया है अपने नोट्सों में, आप केवल उसी को करना, ठीक है भाई। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखाता हूँ बस। चलिए, तो ये ईस्ट था, इससे एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर निकली जिसका नाम है कलिका। अब ये कलिका वाली बात समझ में आ गई ना कि हम कलिका किसको कहते हैं। अब ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी कि ये जो मुकुलन विधि होती है, जिसमें कोई भी जो जीव होता है, जिसमें इस विधि से जनन होता है, उसमें एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर निकलती है, एक अतिवृद्धि निकलती है, आप जिसको क्या बोलते हैं, कलिका। अच्छा, आगे चल के क्या होता है, ये इसकी वैक्यूल्स में बना दूं, ये इसकी रिक्तिका है, ठीक है। आगे चल के क्या होता है कि ये जो ईस्ट है ना, मैं यहीं पे इसको फिनिश कर देता हूं, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये इसकी रिक्तिका थी, ये इसका केंद्रक था, कौन सा था, ये वाला, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो संतति केंद्रक है वो दो भागों में बट गया, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई ये जो कलिका होती है वो कुछ समय पश्चात अपने इस जनक जीव को छोड़ के जाएगी, है ना। अब जब ये अपने जनक जीव को छोड़ेगी और हमें पता है कि इसको एक नया जीव बनाना है, तो आपको इसमें केंद्रक भी तो डालना है भाई, इसमें केंद्रक भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो दो केंद्रक हैं उनमें से एक केंद्रक इसके अंदर चला जाता है और एक फूड वैक्यूल या एक वैक्यूल इसके अंदर बन जाती है। किसके अंदर, कलिका के अंदर, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे ये कोई छोटा सा ईस्ट हो, भाई पहले तो ये कलिका थी, है ना, लेकिन आगे चल के जब इसमें एक संतति केंद्रक चला गया, एक वैक्यूल्स बन गई, तो ये भी एक छोटा सा ईस्ट बन गया ना। अब आगे चल के क्या होगा, ये जो ईस्ट है ये अपने इस जनक जीव को छोड़कर, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, अब ये अपना एक पुराना वाला ईस्ट था और ये कोई जनक कोष का रह गया, सॉरी जनक कोष का क्या, नया ईस्ट बन गया। समझ में आ गई बात। तो ये मुकुलन विधि से ईस्ट में अलैंगिक जनन है, ठीक है। आप डायग्राम से क्लियर समझ पा रहे हैं कि हेडिंग क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है कि इस विधि में जो जीव होता है
उसमें अतिवृद्धि के कारण एक संरचना निकलती है, हम उस संरचना को कलिका, मुकुल या बड कहते हैं। और ये जो कलिका होती है जो अपने जनक कुछ समय बाद अपनी जनक कोशिका से पृथक होकर एक नए जीव में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो बस हम इसी विधि को क्या बोलते हैं भाई, मुकुलन बोलते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ईस्ट, ये ईस्ट में मुकुलन का डायग्राम है, ठीक है। चलिए ये आपके नोट्स में बिल्कुल क्लियर बना हुआ है। आगे मैं आपको बात बता दूं, ये जो ईस्ट होता है ये कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में, अच्छा मैं आपको पहले भी बताया था विखंडन में कि दो प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जीवों के सामने, एक अनुकूल जिसको हम फेवरेबल बोलते हैं, एक प्रतिकूल जिसको हम अनफेवरेबल कंडीशंस बोलते हैं ना भाई। अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है कि जब कोई समय उस जीव के फेवर में हो, उसके पक्ष में हो, है ना, और जब उसके अगेंस्ट टाइम हो तो आप उसको प्रतिकूल परिस्थिति बोल सकते हैं ना। चलिए एक ये डायग्राम समझ में आ गया। मैं 3 डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा और तीनों को एक साथ फिर समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना। चलिए ये ईस्ट में मुकुलन हुआ। सेकंड मैं हाइड्रा के मुकुलन की बात करता हूँ, तो हाइड्रा देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का एक जीव होता है हाइड्रा, ठीक है भाई। इसमें इसके टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स बोले तो स्पर्शक, क्या बोलते हैं इनको, स्पर्शक। जानते हैं आप स्पर्शक, मैंने आपको कई बार बताए टेंटिकल्स, ठीक है भाई। हाँ ये इसका केंद्रक बिंद्रक हो गया। चलिए तो ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जीव है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकल जाती है, मैं यही निकाल देता हूँ ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, और इसी आउटग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं, कलिका। क्या बोलेंगे भाई, कलिका, ठीक है। तो ये जो हाइड्रा होता है उसमें भी एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बाहर निकलती है जिसको आप कलिका बोलेंगे, और ये कलिका कुछ समय पश्चात इस जनक जीव से या मातृ जीव से अलग होकर एक नए जीव में विकसित हो जाएगी या नया जीवन यापन करेगी, ठीक है। तो देखिए ये ईस्ट और हाइड्रा के डायग्राम जो आपके सामने बने हुए हैं, इनमें आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दोनों में, जिसको आप बड या कलिका बोल रहे हैं, है ना। तो एक बात मुझे बताओ, अच्छा मुकुलन जो होता है वो कलिका बनने के आधार पर या आउटग्रोथ तो मैं इसको नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि कुछ में इंटरनल भी बनती है ना। हाँ तो कलिका बनने के स्थान आधार पर हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसको, मुकुलन को। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। आपको कोई नोट्स वोट्स में नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए, ठीक है। तो मुकुलन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग, इसको ध्यान समझना, अंतर्जात मुकुलन, और दूसरा है बहिर्जात मुकुलन। पहला तो है अंतर्जात मुकुलन और दूसरा है बहिर्जात मुकुलन, ठीक है। एक बात मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि यदि आप इसको अंतः मुकुलन बोलना चाहते हैं तो आप इसको एक्सटर्नल बडिंग बोलेंगे। इंग्लिश नाम मेरे जरा ध्यान समझना आप। अगर मैं इसको देखो यहां मैं लिख देता हूं, यहां दिख रहा है ना आपको, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर मैं इसको अंतः मुकुलन बोलूं तो मैं इसको इंग्लिश में इंटरनल बडिंग बोलूंगा, इंटरनल। यदि मैं इसको बाह्य मुकुलन बोलूं तो मैं इसको एक्सटर्नल बडिंग बोलूंगा। लेकिन यदि आप इसको अंतः मुकुलन के स्थान पर अंतर्जात मुकुलन कहना चाह रहे हैं ना, अंतर्जात मुकुलन, तो आप इसको ना अंतर्जात को एंडो
जीनस बोल के चलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको? एंडोजीनस। और यदि आप इसको बहिर्जात मुकुलन कहना चाह रहे हैं, आप बाह्य मुकुलन नहीं कहना चाह रहे हैं और आप इसको बहिर्जात मुकुलन कहना चाह रहे हैं, तो आप इसको ना इंग्लिश में एक्सोजीनस बोल के चलेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों सुनो, मुकुलन दो प्रकार का होता है, एक अंतर्जात मुकुलन, एक बहिर्जात मुकुलन। देखो अंतर्जात कहो या अंतः मुकुलन कहो, बात एक ही है। बहिर्जात मुकुलन कहो या बाह्य मुकुलन कहो, बात एक ही है। लेकिन इनके इंग्लिश नामों में डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? यदि आप इसको अंतः मुकुलन बोलेंगे तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा इंटरनल बडिंग। यदि आप उसको बाह्य मुकुलन बोलेंगे तो आप इसको एक्सटर्नल बडिंग बोलेंगे। यदि आप इसको अंतर्जात मुकुलन कह रहे हैं तो आपको इसकी इंग्लिश एंडोजीनस कहनी पड़ेगी, है ना। और यदि आप इसको बहिर्जात कह रहे हैं तो एक्सोजीनस बडिंग। ठीक है, तो ये दो प्रकार का मुकुलन होता है ना भाई। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं कितनी बार आपसे कहूं कि बायोलॉजी की 99% हेडिंग्स, 99 पे पहुंची हूँ मैं, है ना। चलिए कुछ बच्चे कहते हैं सर 100%, नहीं भाई 100 तो नहीं होती है ना, 100 तो किसी में भी नहीं होता। हाँ चलिए 99 मेरा लास्ट है, यहीं रुक जाऊंगा ना। बायोलॉजी की 99% हेडिंग्स खुद बताती हैं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, देखिए भाई अंतर्जात मुकुलन और बहिर्जात मुकुलन का मतलब क्या है, सुनो जरा ध्यान से। भाई एक सिंपल सी बात है ना, मुकुलन क्या है? जिस जीव के शरीर से कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकले, हाँ, जिसको आप कलिका या मुकुल बोलेंगे ना। यदि मैं कहूँ कि भैया बाह्य मुकुलन, अरे भाई बाह्य का मतलब क्या है? आउट, किसी जीव के शरीर से बाहर। और यदि मैं अंतः मुकुलन बोलूँ तो जीव के अंदर। आगे बात समझ में? देखिए तो ये दो डायग्राम जो आपके सामने बन रहे हैं, एक तो ईस्ट वाला और एक हाइड्रा वाला, आप मुझे खुद बताइए इनमें जो मुकुल बन रहा है, इनमें जो कलिका बन रही है, क्या वो जीव के शरीर से बाहर नहीं है? क्या बाहर है ना? तो आप बताइए इसको कौन सा मुकुलन बोलेंगे? आप इसको बहि मुकुलन, बाह्य मुकुलन या बहिर्जात मुकुलन बोलेंगे? बताओ, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? भाई बाह्य मुकुलन का मतलब है जिसमें कलिका बाहर हो जीव के शरीर से, तो हम उसको बाह्य मुकुलन बोल देंगे, है ना। बहिर्जात मुकुलन बोल देंगे। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, देखो ईस्ट के शरीर से बाहर कलिका निकली हुई है, हाइड्रा के शरीर से भी बाहर कलिका बनी है। तो क्या ये दोनों एग्जाम्पल्स जो आपके सामने हैं, क्या वो बहिर्जात मुकुलन के एग्जाम्पल नहीं है? क्या ईस्ट वाला और हाइड्रा वाला है ना बहिर्जात के? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी आगे मैं डायग्राम्स को रफ कर देता हूँ और इसके आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम बनाना चाह रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो भी आगे बनने जा रहा है। सुनिए भाई, फोकस करना, उस पर ध्यान लगाना। हाइड्रा स्पंज। अब ये जो शब्द स्पंज मैंने छोड़ दिया है, कैन यू टेल मी विच फाइलम बिलोंग दिस एनिमल्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो स्पंज है वो कौन से फाइलम का सदस्य है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने आपको 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से ये पढ़ाए थे, आप सभी को पता है ना। मैंने क्लासिफिकेशन आपको पूरा याद करा रखा है, आप पूरे क्लासिफिकेशंस को जानते हैं। कहीं से भी आपसे कोई पूछे ना तो आप सभी क्लासिफिकेशंस को जानते हैं। नहीं जानते? कितने टाइम ले लेकर मैंने आपको उसको कराया है ना, क्योंकि ये नीट के लिए और हर कंपटीशन एग्जाम के लिए वास्तव में इम्पोर्टेंट है। कोई भी टीचर हो आपको 100% इनको 100% मोस्ट बताएगा, मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हर टीचर आपको इनको मोस्ट बताएंगे क्योंकि भैया वास्तव में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो स्पंज की बात कर लेते हैं। स्पंज पे जरा मैं रुक रहा हूँ। क्यों रुक रहा हूँ भाई? क्योंकि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। सुनिए मेरी बात ध्यान से। स्पंज ऐसा एनिमल है, एक ऐसा जंतु है जिसमें
एक्सोजीनस और एंडोजीनस, यानी कि बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन दोनों ही प्रकार का मुकुलन होता है। स्पंज में आपको मैं बता दूं कि मैंने ब्रैकेट में एक क्लियर शब्द लिखा हुआ है आपके नोट्सों में कि जैम्यूल द्वारा अंतर्जात मुकुलन लिखा हुआ है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, सुनिए। स्पंज पर रुकते, देखो मैं आपको बता दूं ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिनमें टाइम लेना पड़ता है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, तब तक ये समझ में नहीं आते ना, टाइम इनमें देना पड़ता है, बिल्कुल है। चलिए, ये स्पंज की मैं बात करूं तो स्पंज नहीं, मैं संग नहीं बताऊंगा, मैं कौन से फाइलम का सदस्य है ये मैं नहीं बोलूँगा, ये तो आपको कमेंट में बताना है ना मुझे, है ना। हाँ चलिए, तो ये जो स्पंज है ना, तो स्पंज में एक बात आपको याद हो गई कि भाई स्पंज में दोनों ही प्रकार का मुकुलन हो सकता है, नहीं होता है, अंतर्जात और बहिर्जात, ठीक है। तो सुनिए कैसे कैसे, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक स्पंज का एग्जाम्पल बताया था जिसको हम साइकोन के नाम से जानते हैं, साइकोन, ठीक है, साइकोन। और एक मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, जिसको हम स्पॉन्जिला के नाम से जानते ना, कुछ जस्ट लाइक इस प्रकार का स्पॉन्जिला होता है, ऐसे मेढक की तरह सा होता है स्पॉन्जिला, ठीक है। हाँ नहीं, मैं रफली डायग्राम बना के चल रहा हूं, सुनिए। साइकोन और स्पॉन्जिला, ये दो स्पंज मैंने आपके सामने बनाए हैं। साइकोन एक ऐसा स्पंज है जो समुद्र में होता है, मरीन वाटर में होता है, लवणीय जल में होता है। लेकिन आपको याद हो, आप 11th क्लास के नोट्स देखना, और मैंने कहा था कि भाई एकमात्र ऐसा ये स्पंज है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है ना कि एक स्वच्छ जलीय स्पंज का नाम बताइए, स्वच्छ जलीय स्पंज का नाम। तो मैं आपको बता दूं, स्वच्छ जलीय स्पंज का नाम ही कौन है भैया? स्पॉन्जिला। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पॉन्जिला बोलते हैं ना, स्पॉन्जिला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पॉन्जिला। कैसे याद रखेंगे आप इसको कि स्वच्छ जल में पाया जाने वाला जो स्पंज है उसका नाम स्पॉन्जिला है ना। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। अब जरा ध्यान सुनिए, छोटी सी बात याद रखो, जो साइकोन होता है, साइकोन, इस साइकोन में तो होता है एक्सोजीनस बडिंग, बहिर्जात मुकुलन। किसमें? साइकोन में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि स्पंज एक ऐसा सदस्य है जिसमें अंतर्जात और बहिर्जात दोनों ही प्रकार का मुकुलन होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइकोन ऐसा स्पंज है जिसमें बहिर्जात मुकुलन होता है, हाइड्रा और ईस्ट की तरह। मतलब इसकी कहीं से भी कोई कलिका निकल सकती है जो नए जीव का निर्माण कर सकती है, ठीक है, ये वाली। लेकिन अच्छा, बहिर्जात तो नॉर्मल है ना, केवल आपको इतना पढ़ना था, याद करना था कि भैया उस साइकोन में होता है केवल, है ना। अब मैं मोस्ट वन स्पंज में अंतर्जात मुकुलन की बात करना चाहता हूं, और उसमें एक एनसीईआरटी बुक में जो बहुत ही क्लियर डायग्राम दिया हुआ है, हम उस डायग्राम के बारे में अब अध्ययन करेंगे ना और समझेंगे उसको। नहीं बिल्कुल मोस्ट है, आप इसको याद रखना ना, मुकुलन विधि कई बार पूछ ली जाती है, ये विधि मोस्ट है, ठीक है। चलिए सुनिए भाई, ध्यान सुनना, डायग्राम में बना रहा हूं। ठीक है, चलो यार यही हो जाएगी, क्यों? हाँ इसी को मान लीजिए आप।
ठीक है भाई, सुनिए, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना, इस संरचना का नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं जैम्यूल। आप मोस्ट देखो, ज़्यादातर तो इसको जैम्यूल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन कहीं आपको ये गैम्यूल शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा। गैम्यूल ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, तो इसको आप जैम्यूल ही बोल के चलना ना, जैम्यूल। अच्छा, ये एक स्पंज है। कौन सा स्पंज? स्पॉन्जिला। क्यों? हम कौन से प्रकार का मुकुलन देखने जा रहे हैं अभी? अंतर्जात मुकुलन। अब ध्यान सुनो मेरी बात, जो स्पंज होते हैं ये अंतर्जात मुकुलन क्यों करते हैं? ध्यान सुनना मेरी बात। स्पंजों में एक ऐसी संरचना होती है कि ये समुद्री तल से या किसी भी जलाशय की तल से एक संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं, यानी कि अधः स्तर बोल के चलते हैं। अधः स्तर का मतलब होता है कि निचली सतह से ये जुड़े रहते हैं और ये स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं, ये चल नहीं सकते, इधर उधर घूम नहीं सकते। कौन? ये जो स्पंज होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए जलाशय, उसकी सतह से ये जुड़ा हुआ है, तो ये घूम नहीं पाते ना, चल नहीं पाते ना। कितना टाइम हो गया यार? हाँ, आधा घंटा हो गया। चलिए, ये तो बहुत टाइम खर्च जाता है ना छोटी सी टाइम में ही ना। चलिए कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। हाँ सुनिए, तो ये जो जैम्यूल मैंने आपके सामने बनाया है ना, जैम्यूल, आपके नोट्सों में अच्छा डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल, ये आप सारी बातें समझ पा रहे हैं। सुनो, पहला क्वेश्चन मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ फॉर नीट एग्जाम के लिए, कि ये जो स्पंज होते हैं इनमें अंतर्जात मुकुलन का क्या फायदा होता है। ठीक है, तो सुनिए, इस क्वेश्चन को अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी संरचना आप देख लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पहले मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 11th क्लास में कि जो स्पंज होते हैं, स्पंज हमेशा डबल लेयर्ड होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, जिनकी आउटर स्ट्रक्चर को पिनेकोडर्म और इंटरनल स्ट्रक्चर को कोएनोडर्म बोल के चलते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो स्पंज का जैम्यूल है ना, इसकी जो आउटर वॉल है उसको आप पिनेकोडर्म बोल के चलते हैं, और इंटरनल जो वॉल है आप उसको कोएनोडर्म बोलते हैं। कोएनोडर्म इसका नाम है ना। अच्छा, इसमें जो आपको एक कांटे से दिखाई दे रहे हैं ना, कांटे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है ये। और इन संरचनाओं का नाम क्या है भैया? स्पीक्यूल्स। इनको हम स्पीक्यूल्स बोलते हैं। स्पीक्यूल्स, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नीट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई जो स्पंज होते हैं उनका कंकाल किसका बना होता है, कंकाल किसका बना होता है। तो मैंने आपको वहां क्लियर लिखाया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का कंकाल स्पंज के अंदर होता है, जिन्हें हम स्पीक्यूल्स बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? स्पीक्यूल्स। तो जो ये आपको एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एक्स जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है ना जैम्यूल्स में, ये स्पीक्यूल्स हैं। क्या है ये? स्पीक्यूल्स। आप इसको स्पंज कंटिका के नाम से भी जान सकते हैं हिंदी में ना। तो इसका कंकाल है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। इसका काम क्या होता है? इसका काम इसकी सुरक्षा करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है ना। अब इसके अंदर जो आपको बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही है ना, यही इसकी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, जिनको आप आर्कियोसाइट के नाम से जानते हैं। आर्कियोसाइट। और ये जो ऊपर की तरफ छिद्र आपको दिख रहा है ना भैया, ये माइक्रोपाइल छिद्र है। ये माइक्रोपाइल इसको बोलते हैं। ये जो ऊपर की तरफ का जो दरवाजा है, ये जो द्वार है, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है, बात समझ में आ गई? माइक्रोपाइल है ना। तो ये इसकी नोमेनक्लेचर है इसका, इस स्ट्रक्चर का। देखो, ये तो माइक्रोपाइल है, ये इसके
कंकाल हैं स्पिक्यूल्स जिनको बोलते हैं, आउट स्ट्रक्चर को आउट लेयर को आप प्नेकोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर को आप कोइनोडर्म बोलते हैं, और इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है आप उनको आर्कियोसाइट बोलते हैं ना। तो सुनो जरा ध्यान से, ये तो संरचना है एक जैम्यूल की, है ना। सुनो, जैम्यूल्स क्या करता है, ये जैम्यूल ये जैम्यूल पानी में तैरकर इधर उधर घूमता है। और अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पंज में अंतर्जात मुकुलन हो रहा है ना, ये कौन सी कंडीशन में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। कौन सी परिस्थिति में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में। अब प्रतिकूल परिस्थिति में ये जो स्पंज होता है वो अपने अंदर बहुत सारी आर्कियोसाइट नाम की कोशिका बना लेता है। ये आर्कियोसाइट ऐसी कोशिका होती हैं जिनमें एक नया जीव बनाने की क्षमता होती है। ये जीव नहीं है अभी, ये केवल सेल्स हैं। आप इनको बीजाणु भी कह सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं आप इनको, बीजाणु भी बोल सकते हैं, एक प्रकार के बीज लाइक, हाँ बीजों जैसी संरचना है, ठीक है। तो जैसे ही ये जैम्यूल तैरता है, घूमता है, ठीक है, तो ये अनुकूल परिस्थिति आने पर ये फटता नहीं है। ये जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आई, आपको मैं बता दूं जैसे अमीबा था और प्लाज्मोडियम था, वो अनुकूल परिस्थिति आने पर फट जाते थे, उन पर आवरण होता था, है ना। लेकिन ये जो जैम्यूल होता है, अनुकूल परिस्थिति इसकी जैसे ही आती है ना, तो ये आर्कियोसाइट जो कोशिका हैं वो छोटे छोटे बीजाणु बना देती हैं, जिनसे नए जीव बनते, जो इस माइक्रोपाइल से होते हुए बाहर जलाशय में मुक्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। और अलग अलग जगह पर नए स्पंजों की कॉलोनियां बन जाती हैं, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि भाई जो स्पंजों में इस अंतर्जात मुकुलन से क्या फायदा है। तो सुनो, स्पंज जलाशयों की सतह से जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो फिक्स रहते, स्थिर रहते, चल नहीं सकते। तो भाई एक बात बताओ, यदि कोई स्पंज जलाशय के एक कोने में, है ना, और वो फिक्स है, चल नहीं सकते, तो भैया उस पूरे जलाशय में तो वो फैल नहीं सकते, और यदि वो अपना जनन करते जाएंगे तो वहीं पर उनकी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी एक स्थान पर, है ना। तो इसलिए प्रकृति ने क्या किया, इनमें अंतर्जात मुकुलन की विधि दी, जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नए स्पंजों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ये बीजाणु है ना, तो इसके बीजाणुओं को फैलाने में मदद करता है ये जैम्यूल। ये कौन है, पूरा जैम्यूल। तो ये था अंतर्जात मुकुलन किसमें, स्पंज में। कौन से जीव में, स्पॉन्जिला में, जो कि एक स्वच्छ जलीय स्पंज है। जबकि साइकोन जो स्पंज होता है उसमें बहिर्जात मुकुलन की घटना देखने को मिलती है। ये बात समझ में आ गई आपको, मुकुलन, ठीक है। ये मुकुलन विधि थी भाई, जिसमें हमने दो प्रकार का मुकुलन, अंतर्जात और बहिर्जात पढ़ा। वैसे नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन नॉलेज के लिए आपको समझना है कि भाई अंतर्जात और बहिर्जात क्या होता है। ऐसा मुकुलन जिसमें किसी जीव के शरीर से बाहर कलिका बने तो हम उसको बहिर्जात एक्सोजीनस बोल सकते हैं, और जिसके अंदर बने हम उसको एंडोजीनस या अंतर्जात मुकुलन बोल सकते हैं ना। और अंतर्जात मुकुलन जैम्यूल नाम की संरचना के द्वारा किसमें होता है, स्पंज में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मेरी एक बात और सुनो, यहां से फिर एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है, और उस क्वेश्चन का नाम क्या है, क्वेश्चन का नाम सुनना आप, क्वेश्चन का नाम सुनना, क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यहां से ऐसा बनता है, आपसे पूछ लेगा कि ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन संरचना का नाम बताओ। ये मैं 4-5 सदस्य आपको बताऊंगा जिनमें अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं अलग अलग होती हैं। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए आपसे, ऐसा पूछा जाता है कि अलैंगिक प्रजनन संरचना कौन सी है, मतलब कैसे, ये ईस्ट है और हाइड्रा। अगर तुमसे यूं पूछे कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन करने वाली संरचना का नाम, मतलब हाइड्रा में कौन सी संरचना के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो आपको नहीं पता क्या कि कलिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है,
कलिका के द्वारा। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि हाइड्रा में कलिका और स्पंज में। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई स्पंज में कौन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो आप तो आंसर पकड़ गए। अब किसके द्वारा? जैम्यूल के द्वारा। किसके द्वारा भैया? जैम्यूल्स के द्वारा। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना, उसमें एक लाइन में इनकी स्पष्ट लाइन दी हुई है कि इन जीवों में ये जनन संरचनाएं होती हैं, अलैंगिक प्रजनन संरचनाओं के नाम से। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ना, आपसे पूछ लेगा कि स्पंज में अलैंगिक प्रजनन संरचना का नाम, तो आपका आंसर है सर जैम्यूल, ठीक है। आपसे पूछे ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन संरचना का नाम, तो आपका आंसर है कलिका। ये दो क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए, ये छोटे से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये हमारी विधि है जिसका नाम है मुकुलन। तो बहुत सिंपल सी विधि है मुकुलन, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे, और इन एग्जाम्पल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारी जैम्यूल स्ट्रक्चर है। इसका डायग्राम आप देख लेना, बुक में बिल्कुल एज बना हुआ है, नोट्सों में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, ईस्ट हाइड्रा का तीनों का ही डायग्राम मैंने आपके नोट्सों में बिल्कुल क्लियर बनाया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़े। तो मुकुलन में एक तो इसकी डेफिनेशन, इसके डायग्राम और अलैंगिक प्रजनन संरचना आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, कि भाई ईस्ट में कौन सी है, हाइड्रा में कौन सी है, या स्पंजों में कौन सी है। तो मोस्ट वन आप हाइड्रा और स्पंज याद करना। हाइड्रा में कलिका विधि से कलिका संरचना होती है, और स्पंज में जैम्यूल संरचना होती है। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट जो तीसरी विधि है जिसका नाम है भैया बीजाणु द्वारा, जिसको हम बाई स्पोर्स भी कह सकते हैं, बीजाणु द्वारा, ठीक है। तो अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा भी होता है। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि जो कवक होते हैं और जो शैवाल होते हैं, कवक और शैवाल में बीजाणु बनते हैं जो एक कोशिकीय व पक्षमाव युक्त होते हैं, पक्षमाव युक्त होते हैं, जिन्हें चल बीजाणु, और जिनको इंग्लिश में आप जूस्पोर्स कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं, जो आगे चलकर नए जीव बनाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका अच्छा एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। और मैंने नोट में एक बहुत अच्छा शब्द, एक लाइन लिखी हुई है कि जो कवक होती हैं, कुछ जो देखो क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है, एक एल्गी है ना। तो कवक में बीजाणु ना बनकर कॉनिडिया बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉनिडिया बनते हैं, जिनसे नए जीव बनते हैं, है ना। और ये जो कवक है ना जिसमें कॉनिडिया बनते हैं, उसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नोटेटम, इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम नाम की कवक, मोल्ड कवक है एक प्रकार के ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए सुनिए, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट जो विधि है वो है बीजाणु के द्वारा, कि भाई बीजाणु के द्वारा भी कुछ जीवों में अलैंगिक जनन होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सुनिए, पढ़ लेते हैं कि जो कवक और शैवाल होते हैं, कुछ कवक कुछ एल्गी, उनमें बीजाणु जैसी संरचनाएं बन जाती हैं बिना युग्मक निर्माण और संलयन के, विदाउट लैंगिक जनन के। यो मानो बीजाणु बनते जो पक्षमाव युक्त होते हैं। अब पक्षमाव, कसाव ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना।
11वीं क्लास में बताया ना मैंने आपको, पक्षमाभ क्या होते हैं, फ्लैजेला जिनको बोलते हैं ना, सिलिया। ठीक है भाई, हाँ, फ्लैजेला, कसाव, सिलिया, पक्षमाभ, ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई है ना। हाँ, तो ये क्या करते हैं भाई, पक्षमाभ युक्त होते बीजाणु, कौन के, शैवाल के, मोस्टली शैवाल की बात चल रही है यहाँ पर, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, चल बीजाणु, तो जू स्पोर्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास है, उसमें अलैंगिक जनन कौन सी संरचना से होता है, तो आपका आंसर है चल बीजाणुओं के द्वारा या जू स्पोर्स के द्वारा। ठीक है ना, तो जू स्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन कौन सी जीव में हो रहा है, केवल क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, और यदि मैं कवक की बात करूं तो उस कवक में अलैंगिक जनन कौन सी संरचना के द्वारा होता है, तो आंसर है कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम नोटिटम नाम की कवक। तो आप ऐसे याद रखो कि यदि आपको विधि याद करनी है कोई बीजाणु द्वारा, तो आप बोलेंगे सर कुछ कवक और जो शैवाल होते हैं ना, उनमें बीजाणु जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, और वो जो बीजाणु होते हैं वो पक्षमाभ युक्त होते हैं। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पक्षमाभ, कसाव, कूटपाद ये एनिमल्स के गमनांग हैं, गमन करने वाले अंग। अब एक बात बताओ यार मुझे, यदि कोई बीजाणु पक्षमाभ युक्त है ना, पक्षमाभ युक्त है, तो एक बात मुझे बताओ, क्या वो गति नहीं करेगा क्या? यदि उसमें पक्षमाभ है तो वो ऐसे गति नहीं करेगा क्या? टिक 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 टिक, जानते हैं टिक टिक है, हाँ चलिए। तो पक्षमाभ युक्त है तो भाई सिंपल सी बात है, यदि इसमें पक्षमाभ है तो ये भैया गतिशील युग्मक होगा, सॉरी गतिशील बीजाणु होगा, तो हम इसे चल बीजाणु कह सकते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, तो जू स्पोर्स के द्वारा जो जनन होता है वो क्लेमाइडोमोनास नाम के शैवाल में होता है। आपको 11वीं क्लास में मैंने ये इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, दोनों के ही मैंने इसको डायग्राम बनाए हुए हैं, आप देख लेना, यहाँ तो बना ही रहा हूँ, है ना। हाँ, और आपको याद रखना है कि जो पेनिसिलियम नाम की कवक है, ये वही पेनिसिलियम कवक है जिससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवाई प्राप्त की गई थी ना, पेनिसिलिन नाम की, याद है आपको पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी पेनिसिलियम नोटिटम नाम की कवक से। ठीक है, ये एंटीबायोटिक होती है जो जीवाणु की ग्रोथ को रोकती है। ठीक है भाई, हाँ, इसके पीछे एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, सॉरी स्टोरी है, मैं आपको कभी बताऊंगा उसको, है ना। चलिए, तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ भाई, तो ये बात समझ में आ गई, क्लेमाइडोमोनास में तो जू स्पोर्स से होता है, जबकि पेनिसिलियम में कोनिडिया नाम की संरचना से होता है। जैसे मैंने वहाँ बताया था ना कि हाइड्रा में ईस्ट में कलिका के द्वारा और स्पंज में जेम्यूल्स के द्वारा, तो उसी प्रकार क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर्स और पेनिसिलियम में कोनिडिया नाम की अलैंगिक जनन संरचनाओं से जनन होता है। तो आपको ये क्वेश्चन जनन संरचनाओं के नाम से याद रखना है। ठीक है, डायग्राम बना दूं, वैसे तो बने हुए पर फिर भी आप देख लो। देखो अब मैं रफली डायग्राम बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये आपका कोई भैया कौन है, ये क्लेमाइडोमोनास है, ये कलर दिख रहा है क्या इसमें यार? हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, चलो, ये रहे भैया वो सिलिएटेड पक्षमाभ वाले। ठीक है, पक्षमाभ वाले ये बीजाणु है क्लेमाइडोमोनास में, मैंने काफ़ी बार बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है 11वीं क्लास में। देखो ये क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर ये इसके बीजाणु बन गए, इनके पास पक्षमाभ है, और ये पक्षमाभ है तो भैया ये गतिशील है ना। फिर यही क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं, ऐसे बाहर निकल जाते हैं, इनमें ये पक्षमाभ लगे हुए हैं, इनसे ये गति करते हैं, है ना। तो ये क्लेमाइडोमोनास के चल बीजाणु हैं, आप इसको जू स्पोर्स कहते हैं ना। और पेनिसिलियम की बात करूं तो पेनिसिलियम कुछ इस प्रकार की होती है, एक रफली डायग्राम बना देता हूं, मैं ज़्यादा नहीं सजा रहा यहाँ पर। ठीक है भाई, ऐसे
इस प्रकार के कॉनिडिया बन जाते हैं। तो इन कॉनिडिया से उनमें क्या होता है, जनन होता है। ये कॉनिडिया है ये, और ये इसके चल बीजाणु है, कौन के, क्लेमाइडोमोनास के, शैवाल के, और ये उस कवक के पेनिसिलियम के कौन है, कॉनिडिया। तो पेनिसिलियम कवक में कॉनिडिया से अलैंगिक जनन होता है और क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो केवल बीजाणु में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ, केवल अलैंगिक जनन संरचना आप इनकी याद रखो इसमें। चलिए नेक्स्ट, यदि मैं बात करूं चौथी विधि जिसका नाम है खंडन। क्या नाम है, खंडन, जिसको हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फ्रैगमेंटेशन, खंडन। खंडन बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल इसी प्रकार मैं आप इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसमें जीव का शरीर भिन्न भिन्न खंडों में बट जाता है तथा प्रत्येक खंड से नया जीव बनता है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको बता दूं कि विखंडन और खंडन में यहाँ एक ही शब्द का अंतर है कि भैयाओ, विखंडन में तो समान आमाप के खंड बनते हैं या जीव बनते हैं ना, समान खंडों में वो विभक्त होता है। लेकिन खंडन में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो बिल्कुल समान आकार के खंडों में ही टूटे। ठीक है, आपको यदि याद हो, आप नोट्स की थ्योरी पढ़ना, बहुत सिंपल है कि जब कोई जीव या पादप दो खंडों में या दो से अधिक खंडों में, लेकिन वो खंड कैसे हो, भिन्न खंड हो, उनमें टूट जाए और प्रत्येक खंड से नया जीव बनता है, तो आप उसको खंडन बोल सकते हैं ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है विखंडन जैसी। इसके एग्जाम्पल जरूर अलग हैं, और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल जैसे आपको याद हो, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये ब्रायोफाइट प्लांट है, ये ब्रायोफाइटा प्लांट है भैया, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, रिक्सिया, मार्केंसिया, और बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको कई बार बताया है, आपकी 11th क्लास की कॉपी में इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, स्पाइरोगाइरा। याद है स्पाइरोगाइरा, याद है स्पाइरोगाइरा, नहीं है याद? ठीक है, स्पाइरोगाइरा मैंने आपको बताया था, और इस स्पाइरोगाइरा में डायग्राम भी आपकी कॉपी में बना हुआ होगा। जैसे स्पाइरोगाइरा का जो डायग्राम है वो मान लीजिए इस प्रकार का होता है, स्पाइरोगाइरा ना, स्पाइरोगाइरा याद है ना आपको, ये मैंने चपटी आकृति का खंड जैसी संरचना में बताया था आपको, स्पाइरोगाइरा ना। हाँ, शैवाल्स है, ये एल्गी है स्पाइरोगाइरा, और जबकि ये ब्रायोफाइट है। ये तो ब्रायोफाइट प्लांट है और ये एल्गी प्लांट है ना, शैवाल भी तो प्लांट होते हैं। हाँ, तो अब जैसे ये स्पाइरोगाइरा है, तो ये क्या करता है कि मान लीजिए इसका ये कोई खंड टूट के गिर गया, एक खंड ये टूट के गिर गया पानी में, ये खंड। ठीक है, तो ये जो खंड है ना, यही एक नया स्पाइरोगाइरा बना लेगा। समझ में आ गई बात? अब एक बात बताओ, ये विखंडन की तरह दो समान भागों में तो नहीं बट रहा ना जीव भाई, जनक जीव ये है, ये जनक जीव है ना, तो ये विखंडन की तरह कोई ऐसे दो भागों में थोड़े बट रहा है। कोई भाग टूटा, एक खंड टूट सकता है, दो टूट सकते हैं, तीन टूट सकते हैं, कितने भी टूट सकते हैं, है ना। तो प्रत्येक खंड नया जीव बना देगा, जबकि वहां पे खुद जीव डिवाइड होता है। विखंडन में खुद जीव डिवाइड होकर संतति बनाता है, जबकि यहाँ पर खंडन में जीव का कोई खंड टूटकर गिर जाता है और वो नया जीव बनाता है। ये अंतर हो विखंडन और खंडन में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें, है ना भाई। खंडन है, आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि भाई ऐसी विधि जिसमें जनक जीव का जो शरीर है कई खंडों में बट जाता है,
और प्रत्येक खंड नया जीव बनाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसमें जीव का शरीर भिन्न भिन्न खंडों में बढ़ जाता है। ऐसे लिख सकते हैं कि इस विधि में जीव का जो शरीर है या पादप शरीर है, जीव या पादप दोनों की बात कर लेते हैं, जंतु और पादप की, है ना, दोनों का जो शरीर है वो मतलब 2 खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि कर नया जीव बनाता है। आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो आप इसके एग्जाम्पल याद करना, रिक्सिया, मार्केंसिया, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। आगे चले, छोटी छोटी सी विधियाँ हैं ये। नेक्स्ट एक जो विधि है, अभी मैं उसको लिख देता हूँ, 5वीं विधि, अरे कौन सा यूज हो जाता है, पुनरुद्भवन, है ना। मैंने कायिक प्रवर्धन को भी सबसे लास्ट में लूंगा, ठीक है। पुनरुद्भवन, जिसको मैं रीजनरेशन बोल के चलता हूं, पुनरुद्भवन। अब कितनी बार मैं आपसे कहूं, बायोलॉजी की 99% हेडिंग्स अपने आप में बताती है मैं कौन हूं, है ना। देखिए, पुनः माने दोबारा, भवन माने निर्मित होना, याद है ना आपको। तो सुनिए, एक बहुत सिंपल सी बात, यदि कोई जीव, अब मैं पुनरुद्भवन भी आपको बता चुका हूँ, आप याद कीजिए 11th क्लास जिसमें मैंने छिपकली वाली बात बताई थी, हाँ, और शायद कुछ वहाँ पे आप ऐसी बात भी हुई थी, आप बहुत हंस रहे थे उस समय ना, याद है क्या आपको। हाँ, जब क्या था मैं भूल गया उसको ना, जब मैं छिपकली की पूंछ वाली बात बता रहा आपसे, तो जैसे कई बार हम छिपकली की पूंछ पकड़ते हैं और वो छिपकली की, जैसे आप छिपकली को पकड़ने का प्रयास करते हैं, आप छिपकली की पूंछ पकड़ते हैं और छिपकली तुरंत भाग जाती है और उसकी पूंछ आपके हाथों में रह जाती है ना। आप सोचते हैं यार हमने तो इसकी पूंछ उखाड़ ली, भैया वो आप छिपकली की पूंछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। हाँ, समझ रहे आप क्यों नहीं उखाड़ सकते, सुनिए मेरी बात। छिपकलियों में एक क्रिया होती है और उस क्रिया का नाम है अंगोच्छेदन। क्या नाम है उसका, अंगोच्छेदन। ये अंगोच्छेदन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपनी स्वेच्छा से अपने किसी भी अंग का त्याग कर सकता है, ठीक है। तो जब आप छिपकली की पूंछ को पकड़ते हैं ना, तो छिपकली तो सोचती है कि मैं तो, मेरे प्राण तो संकट में है ना, मुझे बचना चाहिए। तो ये क्या करती है, अपनी पूंछ वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको निष्क्रिय कर देती है, नष्ट कर देती है, जिससे अंगोच्छेदन की क्रिया हो जाती है, अर्थात पूंछ हट जाती है और वो आपके हाथों में रह जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको कोई ऐसी थोड़ी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्यों बता रहा हूँ। सुनो भैया, हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, ठीक है, कि भाई पुनरुद्भवन क्या है। तो जरा ध्यान से सुनिए कि इस विधि में कोई जो जीव होता है यदि खंड में बढ़ जाए और उसके प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो जाए, है ना। मैं थ्योरी लिखूं क्या, अरे यार रहने दो, लिखूं क्या, चलिए कोई बात नहीं। इसमें जीव खंडों में टूट जाता है तथा प्रत्येक खंड से नया जीव बनता है, प्रत्येक खंड से नया जीव बनता है, हम इसे रीजनरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग घटना है, ठीक है। अलग घटना मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना होती है ना, ये मोस्ट वन, जैसे मैं आपको बताऊं प्लेनेरिया नाम के जीव में होती है, मोस्ट वन प्लेनेरिया। हाँ, ऐसे तो स्पंज में, स्टार फिश में, ये सारे बहुत सारे होती है ना। हमारे मानव में भी रीजनरेशन होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हाँ, मानव का एक ऐसा ऑर्गन्स है जिसको हम लीवर बोलते हैं, यकृत। आपको काफ़ी बार बताया मैंने ना कि यकृत ऐसा ऑर्गन्स है मानव के अंदर जिसमें रीजनरेशन हो सकता है। रीजनरेशन का मतलब यदि आप यकृत के किसी टुकड़े को काट देंगे तो समय के आधार पर वो टुकड़ा वापस आ जाता है। लीवर में, केवल यकृत में ना, तो उसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। बाकी प्राणियों में तो होती है, जैसे छिपकली की पूंछ का आ जाना, तो वो रीजनरेशन है। और मैं आपको बता दूं, जो मेंढक होते हैं, उन मेंढक की लार्वा स्टेज में ही उनके
बचपन की अवस्था में ही उनमें रीजनरेशन होता है, उनके पैरों में होता है। यदि आप लार्वा अवस्था में मेंढक के पैरों को काट देंगे तो उसके पैर दोबारा आ जाते हैं। भाई वही तो रीजनरेशन है कि कोई खंड टूटा और उस खंड से नया जीव बनाया, वो जो खंड है वो दोबारा बन गया, हम उसी को रीजनरेशन बोलते हैं ना। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मेंढक के केवल पैरों में रीजनरेशन हो सकता है, छिपकली की केवल पूंछ में ही रीजनरेशन होता है, मानव के केवल लीवर में ही होता है। ठीक है, और जैसे अपने स्पंज हैं, तारा मछली वगैरह है, इनमें पूरे शरीर में ही रीजनरेशन की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्लेनेरिया का एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है। प्लेनेरिया जैसे यूँ मानो ये प्लेनेरिया जीव है, ये प्लेनेरिया है। ठीक है, तो यदि आप इस प्लेनेरिया को ऐसे काट देते हैं, मान लीजिए आपने इस प्लेनेरिया को काट दिया ना, 3 भाग बना दिए, तो ये प्लेनेरिया क्या करता है, ये जो अग्रभाग है ये पश्च भाग का निर्माण कर लेता है, और जो पश्च भाग है वो अग्रभाग का निर्माण कर लेता है ना। भाई ये खंड हो गए थे ना इसके, तो इसके जो प्रत्येक खंड है ना, तीनों खंड, ये नया जीव बना लेता है दोबारा से, इसी को हम रीजनरेशन बोलते हैं। तो ये पुनरुद्भवन था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। ठीक है, चलिए, तो ये हुई रीजनरेशन की बात। अब हम 5 विधि हो गई अलैंगिक जनन की, जिसमें हमने सबसे पहले विखंडन को देखा, विखंडन के बाद हमने खंडन को देखा, है ना, मुकुलन को देखा, मुकुलन के बाद हमने किसको देखा, फिर खंडन को देखा, और खंडन के बाद हमने किसको देखा, पुनरुद्भवन को देखा, है ना भाई। एक बीजाणु था, बीजाणु भी था। तो ये 5 विधियां हमने देख ली। अब हम अलैंगिक जनन की लास्ट विधि के बारे में बात कर रहे हैं, और उस लास्ट विधि का नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इस कायिक प्रवर्धन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यदि मैं इस कायिक प्रवर्धन को कायिक जनन कहता हूं तो मैं इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं हेडिंग यदि कायिक प्रवर्धन लिख रहा हूँ ना तो मैं इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलूंगा, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे हम। क्या है कायिक प्रवर्धन? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पादप का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की। सुनिए क्या है, देखो पौधे के कायिक भाग, मैं आपको बता दूं कि पौधे के अंदर मोस्टली 3 कायिक भाग होते हैं ना। कायिक भाग हम जिसको बोलते हैं, मतलब जिसमें कायिक अवस्था जानते हैं आप, जब तक कोई भी प्लांट या जब कोई भी जीव अपनी मैच्योर स्थिति में नहीं आ जाता, मतलब जननांग वाली जनन अवस्था में नहीं आ जाता, उस जनन अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है ना, हम उसे कायिक अवस्था बोलते हैं ना। तो किसी भी प्लांट के ये 3 कायिक भाग होते हैं, या तो जड़, या तना, या पत्ती, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि भाई यदि पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पादप का निर्माण हो तो हम उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कितनी सिंपल डेफिनेशन है ना, कि पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। क्या दिक्कत है बस और
ठीक है। एक पॉइंट और, जो संरचना नए पादप का निर्माण करती है उसे प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। प्रोपेग्यूल कहते हैं, प्रवर्ध बोलते हैं। क्या है भैया वो प्रवर्ध? सुनिए, प्रवर्ध क्या है, प्रोपेग्यूल क्या है? कि भाई कायिक प्रवर्धन तो वो है जिसमें प्लांट का निर्माण या तो जड़ से हो रहा होगा, या तना से हो रहा होगा, या पत्ती से हो रहा होगा। कहने का मतलब है प्लांट के किसी कायिक भाग से हो रहा होगा, तो हम उसे कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। लेकिन जो कायिक संरचना जैसे जड़ है, तना है या पत्ती है, तो कोई संरचना तो उसमें बनेगी। अब वो संरचना यदि किसी प्लांट को बना रही है तो उस संरचना को आप बोलेंगे प्रवर्ध। क्या बोलेंगे? प्रवर्ध। जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्लांट में जड़ के द्वारा कायिक जनन हो रहा है, तो ये जड़ है ना, जड़, यही इसकी प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध कहलाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ से एक कलिका बनेगी, सबसे पहले एक अपस्थानिक कलिका बनेगी, तो इसी स्ट्रक्चर को हम प्रवर्ध बोलेंगे। ठीक है भाई। अब चाहे प्रवर्ध जड़ में हो सकता है, अगर तने से हो रहा है तो तना प्रवर्ध हो गया, पत्ती है तो पत्ती प्रवर्ध हो गई, प्रोपेग्यूल हो गई। ठीक है। कहने का मतलब है जो संरचना इस कायिक जनन में भाग लेगी ना, उस संरचना को ही आप प्रवर्ध बोलते हैं ना। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये जो कायिक प्रवर्धन है वो हम 4 विधियों से देखेंगे। इसमें 4 विधियों से, सबसे पहली है जड़ों द्वारा, दूसरी है तनों के द्वारा, तीसरी है पत्तियों के द्वारा, और चौथी है जननांगों के द्वारा। ठीक है। तो 4 विधियों से प्लांटों में हम कायिक जनन देखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज केवल हम यहीं तक बात करेंगे। ये जो कायिक जनन की जो विधियां हैं 4, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है भाई। अब ये अलैंगिक जनन अब थोड़ा सा ही है ना, बस। तो आज जितने भी मैंने टॉपिक कराए, आप इन सभी को एक बार देखना, नोट्स में पढ़ना। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं ना, ये जो आप कमेंट में फालतू की पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, हाय हेलो हाय हेलो, क्या है इनमें हाय हेलो में क्या रखा है ना। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है। पढ़ा करो। अरे आप कमेंट लिखते, यदि कोई शब्द आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट में लिखा करो। ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात? या आते ही जैसे आप स्वागत सत्कार करते हैं किसी का भी अपने, वो एक बार कर सकते हैं आप, बाकी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है ना। ठीक है भाई। हाँ, तो क्योंकि आप कमेंट करते हैं, पढ़ते मुझे ये समझ में नहीं आता भाई। कमेंट करते तो टाइम तो लगता है ना, आपका ध्यान कहाँ रहता है फिर वीडियो में। ठीक है। तो आप वीडियो देखा करें। यदि आपको कोई उसमें डाउट है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें कमेंट में लिख दिया करें, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। ठीक है भाई। बाकी बातें कल।